Hello everyone. So today we will discuss or revise the topic that is abnormal uterine action part 2, right? Previously we have revised the topic that was abnormal uterine action only, but that was only covering some of the topics, right? So that's why I have named it part 1, right? तो अभी जो टॉपिक में इस पर्टिकुलर मेन टॉपिक में रह गए हैं वो अभी हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट विद इट. So then next comes constriction ring, right? So constriction ring is also known as contraction ring. So first of all comes the definition for constriction ring. So it is a persistent localized annular spasm of the circular uterine muscles. ठीक है, what happens where a constriction ring forms? It is formed because of like spasm of the circular uterine muscles. As we all know, जो uterine muscles होती हैं they are arranged in a bucket shape manner. ठीक है, तो जो circular muscles होंगी उनके अंदर spasm होता है जिसकी वजह से constriction ring जो है वो form होती है. It occurs at any part of the uterus but usually at the junction of the upper and lower uterine segment. ठीक है, जैसे कि हमने पहले retraction ring पढ़ा था. ठीक है, उसमें क्या होता है वो it is formed at the junction of अपर एंड लोअर सेगमेंट. वैसे ही जो कंस्ट्रक्शन रिंग है वो कहीं पे भी फॉर्म हो सकती है, बट ज़्यादातर कहाँ फॉर्म होती है? एट द जंक्शन ऑफ द अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट्स. ठीक है, इट कैन अकर एट द फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर. ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्शन रिंग है इट कैन अपीयर एट एनी स्टेज ऑफ द लेबर. ठीक है, फर्स्ट स्टेज पे भी अपीयर हो सकती है, सेकेंड में भी एंड थर्ड स्टेज में भी. और जब थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में ये अपीयर होती है कंस्ट्रक्शन रिंग, तब हम उसे क्या बोलते हैं? आर ग्लास कॉन्ट्रैक्शन रिंग. ठीक है, आर ग्लास कॉन्ट्रैक्शन रिंग हम इसे बोलेंगे. देन कम्स द etiology behind the constriction ring, right? So it is unknown, but the predisposing factors, जो risk factors है, that may be malpresentations और malposition, जैसे कि occipital posterior position है, या malpresentation में आपका आ जाएगा if there is like breech presentation और shoulder presentation. So constriction ring के chances जो होते हैं वो increase हो जाते हैं. Then the next factor is clumsy intrauterine manipulation under light anesthesia. ठीक है, मतलब कि इंट्रायूट्राइन मैनिपुलेशन करी है, यानी कि रोटेशन करने की कोशिश करी है फीटस की. ठीक है, वेदर इट इज़ लाइक यू कैन से इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन जो हम करते हैं, ईसीवी करते हैं ना, एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन एंड इंटरनल वर्जन करते हैं. ठीक है, सो दैट कैन ऑल्सो कॉज कंस्ट्रिक्शन रिंग. देन इम्प्रॉपर यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन, राइट? सो इम्प्रॉपर यूज़ का मतलब क्या है? लाइक इफ़ वी आर गिविंग ऑक्सीटोसिन इन द हाइपरटोनिक इनर्शिया. ठीक है, हाइपरटोनिक इनर्शिया में क्या होगा? द यूट्रस होगा वो ऑलरेडी एक्साइटेबल स्टेज में होगा, एंड अगेन इफ वी आर एडमिनिस्ट्रिंग ऑक्सीटोसिन सो दैट कैन कॉज कंस्ट्रिक्शन रिंग, राइट? Then next comes diagnosis. ठीक है, how we can make diagnosis for constriction ring. So the condition is more common in primary gravity and frequently preceded by colicky uterus. ठीक है, ये जो constriction ring है that is mainly occurring in the primary gravida mother, those women who have conceived for the very first time. ठीक है, and frequently preceded by colicky uterus. जो uterus होगा उसके अंदर बहुत ज़्यादा contraction जो है वो initiate हो जाएंगी. ठीक है, so that will be the diagnostic feature. Then the exact diagnosis is achieved only by feeling the ring with the hand introduced into the uterine cavity. ठीक है, जो constriction ring है इसकी कंफर्मेशन हमें तभी होगी ड्यूरिंग द परवजाइनल एग्जामिनेशन. ठीक है, तो हम परवजाइनल एग्जामिनेशन से हम जो रिंग फॉर्म होगी उसको हम फील कर पाएंगे. लेकिन जैसे रिट्रैक्शन रिंग में अभी हमने डिस्कस किया था इससे पहले वाली वीडियो में, रिट्रैक्शन रिंग जो थी दैट कैन बी फेल्ट पर एब्डोमिनली. ठीक है, वो एब्डोमेन के ऊपर से हम देख सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं. लेकिन जो कंस्ट्रिक्शन रिंग है ये हमें इंटरनल एग्जामिनेशन से ही पता चलेगा. हम इसको पर एब्डोमिनली पैल्पेट नहीं कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट विजिबल पर एब्डोमिनली constriction ring, right? Next comes the complications of constriction ring. So it can lead to prolonged first stage. ठीक है, prolonged first stage उस condition में होगी if the ring occurs at the level of the internal os. जो ring है it is situated at the internal os of the cervix. ठीक है, then it can lead to prolonged first stage. Then next complication है इसकी, that is prolonged second stage of labor. ठीक है, prolonged second stage of labor will occur if the ring has if the ring is formed around the fetal neck. ठीक है, तो अगर fetal neck के अराउंड रिंग फॉर्म हो जाएगी तो वो fetus को डिसेंड नहीं होने देगी. ठीक है, fetal descent को इनहिबिट करेगी वो. ठीक है, जिसकी वजह से there will be prolonged second stage. Then there can be retained placenta and postpartum hemorrhage. ठीक है, as I have earlier told you
that this constriction ring or contraction ring is like can be formed in any stage of labor, like फर्स्ट स्टेज में भी हो सकती है, सेकेंड में भी और थर्ड में भी. और अगर थर्ड स्टेज में होती है फॉर्म तब हम उसे क्या बोलते हैं, आर ग्लास कॉन्ट्रैक्शन रिंग. ठीक है. सो अगर थर्ड स्टेज के अंदर रिंग अपीयर हुई है दैट कैन कॉज द कॉम्प्लिकेशंस लाइक रिटेन प्लेसेंटा एंड पोस्टपार्टम हेमरेज. ठीक है. रिटेन प्लेसेंटा हम कब मानते हैं, लाइक if there is failure to deliver the placenta even after 30 minutes of the delivery of fetus. ठीक है. मतलब fetus जो है, suppose the fetus has delivered at 10:30 p.m. and it's been like 11 p.m. and still the placenta has not been expelled out, तब हम उसे क्या मानेंगे, retained placenta. So these type of complications like retained placenta and postpartum hemorrhage, ठीक है, that can be associated with this constriction ring if it appears in third stage of labor. ठीक है. और अगर थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में ये अपीयर होती है तब हम उसे क्या बोलते हैं, आर ग्लास कॉन्ट्रैक्शन रिंग. ठीक है. Then there is a comparison between pathological retraction ring and constriction ring. Constriction ring का दूसरा नाम अभी आपको बताया, that is contraction ring. ठीक है. तो अभी हम इसमें इसको differentiate करेंगे. ठीक है. So the pathological retraction ring that occurs in the prolonged second stage. ठीक है. Pathological retraction ring कब form होती है, it occurs during the prolonged second stage of labor, while the constriction ring can occur in the first, second or the थर्ड स्टेज. तो कंस्ट्रक्शन रिंग कभी भी फॉर्म हो सकती है, राइट. नेक्स्ट कमिंग टू द लाइक यू कैन से पोजीशन ऑफ द रिंग. सो जो पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग है दैट इज ऑलवेज बिटवीन द अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट, while the constriction ring is can be at any level of the uterus. ठीक है. कंस्ट्रक्शन रिंग जो है वो कहीं भी फॉर्म हो सकती है, बट ज़्यादातर होती कहीं अपर एंड लोअर सेगमेंट में, लेकिन जो रिट्रैक्शन रिंग है इट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड इन द अपर एंड लोअर यूट्राइन सेगमेंट्स. ठीक है. Then next है pathological retraction ring that has the tendency to rise up with contraction. ठीक है. जैसे जैसे contractions आएंगी it tends to change its position while the constriction ring does not change its position. Then main का differentiating ये है कि जो retraction ring है that can be seen abdominally and even it can be felt abdominally. ठीक है. While the constriction ring can only be felt vaginally on internal examination. जब हम vaginal examination करेंगे, internal examination करेंगे, then only we are able to diagnose the constriction ring as it is felt only vaginally. Then next comes the uterus is tonically retracted, tender and the fetal parts cannot be felt in case of पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग. ठीक है. पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग जो है उसके अंदर क्या होता है, जो यूट्रस होता है वो रिट्रैक्टेड होता है, टेंडर होता है, एंड इसी वजह से जो फीटल पार्ट्स होंगे उसको हम पैल्पेट नहीं कर सकते. ठीक है. लेकिन कंस्ट्रिक्शन रिंग में क्या होगा, जो यूट्रस होता है दैट इज टोनिकली नॉट रिट्रैक्टेड, जिसकी वजह से फीटल पार्ट्स आप इजीली फील कर सकते हो व्हेन यू आर डूइंग द पैल्पेशन पर एब्डोमिनली. ठीक है. Then in pathological retraction ring there are chances of maternal distress and fetal distress and even it can lead to death. ठीक है. pathological retraction ring में. लेकिन जो constriction ring है इसके अंदर maternal और fetal distress जो है वो present नहीं होता है ज़्यादातर, right. so ज़्यादातर maternal distress और fetal distress किसके अंदर होता है, in case of retraction ring, right. Then इट इज़ रिलीव्ड ओनली बाय डिलीवरी ऑफ द फीटस. ठीक है. जो पैथोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग है वो कैसे रिलीव होती है, कैसे ख़त्म होती है, इट ओनली रिलीव्ड बाय द डिलीवरी ऑफ द फीटस. देन है कंस्ट्रिक्शन रिंग. जो कंस्ट्रिक्शन रिंग है इट कैन बी रिलीव्ड बाय एनेस्थेटिक्स और एंटी स्पैज्मोडिक्स. ठीक है. तो इसीलिए हम पेशेंट को कंस्ट्रिक्शन रिंग की जब हम मैनेजमेंट करते हैं हम पेशेंट को एनेस्थेटिक्स देते हैं और एंटीस्पाज्मोटिक्स देते हैं. उससे क्या है, यूट्राइन मसल जो होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं और जो रिंग है वो भी डिसअपियर हो जाती है. सो किस केस में आप इसको रिलीव कर सकते हो, कंस्ट्रिक्शन रिंग के केस में रिलीव कर सकते हो. वाइल इन रिट्रैक्शन रिंग आप इसको रिलीव नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ लाइक एनी एनेस्थीसिया और एंटीस्पैज्मोटिक्स. तो आपको सिर्फ तभी रिलीव होगी व्हेन द बेबी इज डिलीवर. So this was the difference between retraction ring and constriction ring. Then next comes the management of constriction ring or contraction ring. ठीक है. सबसे पहला इसका पॉइंट आता है दैट इज एक्सक्लूड माल प्रेजेंटेशन, माल पोजिशन एंड डिस्प्रपोर्शन. ठीक है. पहले आपने
एक्सक्लूड कर लेना है लाइक कि इसमें से कोई भी कंडीशन जो है वो प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि कोई माल प्रेजेंटेशन नहीं है, माल पोजिशनिंग नहीं है फीटस की, एंड इवन देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ डिस्प्रपोर्शन, मतलब सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम मैनेजमेंट पे फोकस करेंगे। तो अगर इन सभी चीज़ें जो है ये एब्सेंट हैं, ठीक है, देन इन द फर्स्ट स्टेज, ठीक है, हम पेशेंट को पिथिडिन देंगे। पिथिडिन जो है दैट इज़ एनाल्जेसिक, ठीक है, पेन रिलीव करने में हम हेल्प करेंगे और उससे क्या है जो कंस्ट्रिक्शन रिंग होती है वो रिलीव हो जाती है। देन इन द सेकेंड स्टेज वी कैन गो फॉर डी, मतलब फर्स्ट स्टेज में अगर आपको पता चल गया द पेशेंट इज इन फर्स्ट स्टेज एंड द पेशेंट हैज़ डेवलप्ड कंस्ट्रिक्शन रिंग, देन पिथिडिन हम पेशेंट को देंगे और पिथिडिन देने के बाद जो रिंग होती है वो रिलीव हो जाती है। ठीक है, मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाएंगी। देन इन द सेकेंड स्टेज, मतलब अगर सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में है पेशेंट और तब रिंग फॉर्म हुई है, देन वी आर सपोज टू गिव डीप जनरल एनेस्थीसिया एंड अ माइल्ड नाइट्रेट इनहलेशन आर गिवन टू रिलैक्स द कंस्ट्रिक्शन रिंग। ठीक है, तो हम डीप जनरल एनेस्थीसिया देंगे पेशेंट को जिससे कि रिंग जो है फिर वो रिलीव हो जाएगी। और ऐसा हम कब करेंगे? व्हेन द पेशेंट इज इन सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर एंड इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर द रिंग हैज़ फॉर्म्ड। ठीक है, अगर सेकेंड स्टेज में रिंग फॉर्म हुई है। देन है इन द थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज में अगर रिंग फॉर्म होती है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में नहीं थी, सेकेंड स्टेज में भी नहीं थी, लेकिन थर्ड स्टेज में रिंग डेवलप हुई है, उस केस में हम अगेन क्या करेंगे, पेशेंट को हम सेम डीप जनरल एनेस्थीसिया देंगे, माइल्ड नाइट्रेट इनहलेशन देंगे। ठीक है, एंड विच इज़ फॉलोड बाय मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा। ठीक है, और अगर थर्ड स्टेज में रिंग फॉर्म होती है तब हम उसे क्या बोलते हैं? आर ग्लास कॉन्ट्रैक्शन रिंग। ठीक है, या आर ग्लास कॉन्स्ट्रिक्शन रिंग हम उसे बोलती हैं। और ऐसे केस में फिर प्लेसेंटा को रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए वी आर एडमिनिस्ट्रिंग डीप जनरल एनेस्थीसिया बाय इनहलेशन मेथड। ठीक है, एंड विच देन द प्लेसेंटा इज रिमूव्ड मैनुअली आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, right? So this was all about the constriction ring. So in the exam most probably you will get like you can get a question which will ask you to differentiate between retraction ring and constriction ring. So these topics are very important, right? Then under abnormal uterine action, the next topic is probably the last topic, that is cervical dystocia. So let's start with the topic cervical dystocia. So there is a definition for cervical dystocia which says failure of the cervix to dilate within a reasonable time in spite of good regular uterine contraction. So what happens in cervical dystocia? The patient will be experiencing good regular uterine contractions, but still the cervix won't dilate as एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो सर्विक्स है वो डायलेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, बट जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं दैट विल बी गुड। देन वेराइटीज़। ठीक है, वेराइटीज़ में आपका इसमें आ जाता है लाइक प्राइमरी सर्वाइकल डिस्टॉशिया एंड सेकेंडरी सर्वाइकल डिस्टॉशिया। जो सेकेंडरी सर्वाइकल डिस्टॉशिया है उसका अनदर नेम जो हम देते हैं दैट इज़ ऑर्गेनिक cervical dystocia, and that can be due to cervical stances as a sequel to previous amputation, cone biopsy, extensive cauterization और obstetric trauma। ठीक है, सेकेंडरी या ऑर्गेनिक का मतलब क्या है? लाइक पहले पेशेंट की कभी कोई कोन बायोप्सी हुई है। ठीक है, जैसे हम कोन बायोप्सी हम किस लिए करते हैं? टू मेक डायग्नोसिस फॉर सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, तो कोन बायोप्सी हुई है या कुछ पार्ट जो है सर्विक्स का कभी कट हुआ है पहले, ठीक है, किसी और सर्जिकल प्रोसीजर के लिए। देन एक्सेसिव कॉटराइजेशन हुआ है या किसी और तरह का ऑब्स्टेट्रिक ट्रॉमा हुआ है ड्यूरिंग प्रीवियस डिलीवरीज। ठीक है, सो दैट कैन लीड टू सर्वाइकल डिस्टॉशिया इन द अपकमिंग डिलीवरीज, राइट। देन ऑर्गेनिक लीजन्स। ठीक है, ऑर्गेनिक लीजन है कोई लाइक सर्वाइकल मायोमा है कोई, ठीक है, कोई फिब्रॉइड है सर्विक्स में, या फिर कार्सिनोमा है, ट्यूमर है कोई सर्विक्स के अंदर लाइक कैंसर ऑफ सर्विक्स है। ठीक है, सो दैट कैन लीड टू सर्वाइकल डिस्टॉशिया इफ द वुमन इज प्रेग्नेंट। देन फंक्शनल जो होती है दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी हम का दूसरा नाम क्या है? फंक्शनल, और सेकेंडरी का अनदर नेम इज ऑर्गेनिक। ठीक है, विच इज रिलेटेड टू सम प्रीवियस डिसीज कंडीशन ऑफ द सर्विक्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्राइमरी सर्वाइकल डिस्टॉशिया. So in spite of the absence of any organic lesion and the well effacement of the cervix, the external os fails to dilate. ठीक है, प्राइमरी में क्या होगा? There will be good uterine contractions and even there will be good
इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स, ठीक है, जो सर्विक्स होगा वो इफेस्ड होगा. वी ऑल नो दैट इफेसमेंट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है. तो इफेसमेंट जो होगी दैट विल बी वेल इनफ, ठीक है. एंड देयर विल बी एब्सेंस ऑफ एनी ऑर्गेनिक लीजन्स, लाइक कोई सर्वाइकल मायोमा नहीं होगा, कोई सर्वाइकल कार्सिनोमा या सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा, बट स्टिल द जो एक्सटर्नल ओस होगी दैट विल फेल्स टू डायलेट इन प्राइमरी और फंक्शनल सर्वाइकल डिस्टॉर्शिया. And why this will happen? This may be due to lack of softening of the cervix during pregnancy, ठीक है, कि जो cervix है वो ripe नहीं हुआ है या soften नहीं हुआ है during the pregnancy, ठीक है. And there is cervical spasm which resulted from overactive sympathetic tone, ठीक है. Like even this can occur due to spasm of the cervix, ठीक है. So that will lead to cervical dystocia. Then next comes complications of cervical dystocia. So there will be annular detachment of the cervix, ठीक है. Surprisingly the bleeding from the cervix is minimal because of fibrosis and avascular pressure necrosis leading to thrombosis of the vessels before detachment, ठीक है. तो annular detachment of the cervix can be the complication which can result due to cervical dystocia during the delivery, and even it can lead to rupture of uterus, and it can cause postpartum hemorrhage, ठीक है. particularly if cervical laceration extends upwards during the main uterine vessels, ठीक है. postpartum hemorrhage हो सकती है अगर जो cervical laceration है, ठीक है, वो मतलब उसके अंदर यूट्राइन वेसल्स को भी वो इंक्लूड कर लेता है, ठीक है. so that can lead to postpartum hemorrhage. And as we all know, if there will be postpartum hemorrhage, there will be increased chances of a woman developing puerperal sepsis, right. So these all will be the complications associated with cervical dystocia. Then comes management. So management depends upon the variety or type of the cervical dystocia. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम इफ देयर इज ऑर्गेनिक डिस्टॉर्शिया. ऑर्गेनिक अभी हमने डिस्कस किया विच इज रिलेटेड टू द प्रीवियस यू कैन से ऑर्गेनिक लीजन, मायोमा और कैंसर ऑफ सर्विक्स, ठीक है, या फिर कोई और कोन बायोप्सी या कोई और ऐसा प्रोसीजर हुआ है जिससे कि जो टिश्यूज़ हैं सर्विक्स के, ठीक है, वो इंजर्ड हुए हैं या वहाँ पे स्कारिंग हुई है, ठीक है. तो उस केस में वी विल ऑलवेज गो फॉर सिजेरियन सेक्शन, ठीक है. And then comes the functional dystocia which is also called as primary dystocia, ठीक है. तो अगर primary dystocia हुआ है तो उस केस में we can give pethidine and antispasmodics, ठीक है, as it can be effective in relieving the spasm of the cervix, जो cervix को relax करेगा, ठीक है. और उसके बाद हम फिर अगर once the cervix is relaxed, ठीक है, then it will dilate eventually, and we can go for vaginal delivery if favorable, right. Then otherwise if these method fail, if this medical treatment fails, or the fetus develops the you can say respiratory distress, ठीक है, fetus develops distress, then always go for cesarean section, right. So this was about the cervical dystocia. So these two topics are like coming under this abnormal uterine action only, ठीक है. So I hope this particular topic abnormal uterine action is clear to all of you. If still you are having any doubt you can ask me any time, ठीक है, as this was the revision session. I hope आपके doubts जो हैं वो clear हो गए होंगे, but still कोई भी query है तो you can ask me any time. Please feel free to ask your questions. Thank you so much.